हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आप लोग के जो साथी हैं या आप लोगों के डेट आ चुके हैं, तो मैं इस बीच आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से तो पहला नहीं है, अंतिम सवाल है। यहाँ पे आते हैं पहले सवाल पे और यहाँ से देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित गैसों में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। मतलब कि किस गैस का जो है ऊष्मीय मान, जैसे किस गैस को हम लोग जलाएंगे तो वह उसका मान जो है, जलने पर जो हीट उत्पन्न होगी, जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगी वह बहुत अधिक होगी। यह इस प्रश्न का मतलब है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन के बारे में कुछ जान लेते हैं और कुछ समझ लेते हैं। हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं? आवारा गैस बोलते हैं। आवारा गैस बोला जाता है किसको? इस हाइड्रोजन गैस को। अब देखते हैं एलपीजी से संबंधित कुछ सवाल जो आता है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। फाइड पेट्रोलियम गैस। और यह गैस, इसमें क्या होता है कि गंध नहीं पाई जाती है। कौन सी चीज़? यह गंध नहीं देती है, मतलब सूंघने के लिए इसमें सूंघने पर कोई गंध नहीं आती है। तो इसको पहचानने के लिए एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, याद रखिएगा, एथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस से कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं जो प्राकृतिक गैस से हैं। तो प्राकृतिक गैस क्या है? प्रकृति में पाई जाती है, याद रखना है। और इसका मेन जो तत्व होता है, मेन जो गैस होती है वह मीथेन गैस होती है। और यह क्या होती है कि एक स्वच्छ ईंधन का कार्य करती है। यह खाना बनाने, गाड़ियों में और बिजली बनाने में यूज होती है। और देखिए, मीथेन से जुड़े हुए कुछ तथ्य को देख लेते हैं। तो मीथेन गैस जो है एक प्राकृतिक गैस है और यह रंगहीन होती है और गंधहीन भी होती है। यह ईंधन के काम में आती है। कहाँ आती है? ईंधन के काम में आती है। ईंधन के काम में आती है और इसका यूज मतलब यह कहाँ पर पाई जाती है? तो दलदली भागों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दलदली भागों में पाई जाती है। और एक जगह पाई जाती है धान के खेत में। धान के खेत जब हो जाते हैं तो धान की जो जड़ें होती हैं वहीं से उनकी शुरुआत होती है। मतलब वहीं पर गए धान की जड़ें जो होती हैं, जैसे धान का पौधा है तो यहाँ पे जड़ों के आसपास जो गैस पाई जाएगी वह मीथेन गैस होती है। अगला सवाल है, देखते हैं कि इनमें से कौन लिथियम और सोडियम वाले डोबेराइनर त्रिक नियम का सदस्य है। मतलब डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार लिथियम और सोडियम वाले जो तत्व हैं उनका तीसरा सदस्य होता है पोटेशियम। पोटेशियम एक धातु है, याद रखना है। पोटेशियम एक धातु है और यह एक क्रियाशील होती है, बहुत क्रियाशील होती है। क्रियाशील धातु है, याद रखना है कि क्रियाशील धातु है। और यह शरीर की मांसपेशियों के लिए बॉडी के मांसपेशियों के लिए बहुत लाभदायक होती है, जिसके मदद से जो मांसपेशियां हैं ठीक तरह से काम करती हैं। याद रखना है बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और यह धातु और अधातु दोनों के रूप में पाई जाती है। बेरियम, देखिए बेरियम जो होता है यह भी एक धातु है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 56। और यह आतिशबाजी को आप लोग समझते होंगे। आतिशबाजी आप लोग बखूबी समझते होंगे। आतिशबाजी क्या होता है? आतिशबाजी क्या होता है कि आतिशबाजी में जैसे हम लोग पटाखा जलाते हैं,
जब हम लोग पटाखा जलाते हैं तो उसमें से जो मतलब ऐसे फुहारा टाइप निकलता है, जो पटाखे जलाने को ही हम लोग आतिशबाजी बोलते हैं। यहाँ पे अब पटाखा जलाए, यहाँ से इस तरह से निकला और ऊपर जाके इस तरह से फैल गया, तो इसी को हम लोग आतिशबाजी बोलते हैं। और पटाखा जलाना मुख्य तरह से आतिशबाजी में आता है। तो पटाखा जलने के बाद जो हरा रंग होता है, जो मतलब फूटने के बाद जो हरे रंग का मतलब प्रकाश दिखता है, वह इसी बेरियम के कारण दिखता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, और उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है कि यम कोश मतलब यम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 18। और देखिए यह जो कोष होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कोष जो होते हैं वह कहाँ से शुरू होते हैं? के, एल, एम इस तरह से और एन इस तरह से होता है। 2, 8, 18, 32 इस तरह से इसका होता है। मतलब इनके परमाणु इतने इतने परमाणु इस कक्षा में रह सकते हैं। परमाणुओं की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है 2n/²। और यह फार्मूला बहुत लाभदायक होता है कि मतलब एक कक्षा में कितने परमाणु हो सकते हैं। n बराबर कक्षा की संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर n बराबर हम 1 रखते हैं, यानी पहली कक्षा में अगर मान लीजिए कि k पहली कक्षा है और k में अगर हम रखते हैं तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 2। अब दूसरी बार जब हम लोग दूसरी वाले कक्षा में 2 रखेंगे n का मान, तो 2 गुणे 2 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरी कक्षा में जब यहाँ पे 3 रखेंगे n का मान, तो 2 गुणे 3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 के 9 और 9 दूना के 18 याद रखना है। और यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो इसी का इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो 4 गुणे और उसके बाद 4 गुणे नहीं 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 गुणे 2 बराबर 32। अब इसके बाद अगर पाँचवा कक्षा रखते हैं तो 5 गुणे 5 की स्क्वायर गुणे 2 बराबर कर देंगे, तो 5 5 25 दूना के 50। अगर 6 रखेंगे तो इसी तरह स्क्वायर कर देंगे और इसी तरह के कक्षा बढ़ती जाएगी और हम लोग इस कक्षा की संख्या का स्क्वायर करके 2 से गुणा करेंगे, तो 36 दूना के 72 यहाँ पे मान आ जाएगा। छठवीं कक्षा में 72 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आगे देखते हैं कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? थायरॉक्सिन देखिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मतलब जो तत्व है वो आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन जो होती है थायराइड ग्रंथि से निकलती है और इसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है। और आयोडीन की जो कमी होती है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। याद रखना है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र में से प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास द्वारा प्राप्त किया जाता है। और समुद्री घास का जिस समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है उसका नाम होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया याद रखना है कि लेमिनेरिया घास कहाँ पर पाई जाती है? तो यह प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग, जैसे इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूर्वी भाग बना दिए, यहाँ पे उत्तरी भाग बना दिए, यहाँ पे पश्चिमी भाग बनाए, तो यहाँ पे मान लीजिए प्रशांत महासागर ए है तो इस वाले उत्तरी भाग में पाया जाएगा। और यह मुख्यतः किस देश के आसपास पाया जाता है? तो जापान और रूस के जापान में तो पाया जाता है और उसके बाद जापान के आसपास पाया जाएगा जो समुद्री इलाके हैं। और वहाँ उसके बाद रूस का जो पूर्वी इलाका है वहाँ पे पाया जाता है। रूस के पूर्वी इलाके में ये सब जो है लेमिनेरिया घास पाई जाती है। देखिए सोडियम के बारे में देख लेते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम एक क्षारीय धातु होती है और यह बहुत क्रियाशील होती है। क्या होती है? क्रियाशील धातु होती है। याद रखना है क्रियाशील धातु होती है। और यह मिट्टी में मतलब क्रियाशील धातु होने के कारण मिट्टी में बहुत तेज मिल जाती है, बहुत तेज मतलब मिट्टी से रिएक्शन करती है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। और सोडियम जो धातु होती है क्या होता है कि
तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिका तंत्र को संचालित करने के लिए जो तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क में, मतलब मानव में तंत्रिका तंत्र जो होता है, मानव का तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको संचालित करने के लिए सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम धातु कैसे प्राप्त होता है शरीर को, तो NaCl। NaCl यह जो होता है हम लोग बोलते हैं साल्ट यानी नमक। नमक जब हम लोग खाते हैं तो यह हम लोग को किसी न किसी रूप में, देखिए यहाँ पर नमक के रूप में सोडियम प्राप्त हो जाता है। और देखिए जब आप लोगों का सर चकराने लगे तो नमक और चीनी का घोल बनाइए और 1 गिलास आराम से पी लीजिए। 1 गिलास पीने के बाद आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपका माइंड सही से काम करेगा। कोको कोला पीने से बढ़िया है कि चीनी और नमक का घोल पीजिए 1 गिलास, मतलब 1 गिलास नमक नहीं डालना है, 1 चम्मच नमक और उसमें लगभग 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए, आराम से यह घोल बन सकता है। देखिए कैल्शियम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है 20। इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये सब आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो लिख लीजिएगा वीडियो रोक रोक के पीछे देखकर। और यहाँ पे हम मिटाते हैं क्योंकि यह कैल्शियम के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और कैल्शियम से बनने वाले जो तत्व होते हैं एक होता है CaCO3 और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद देखिए कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, हड्डी और दांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी होती है उसमें कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम जो कहाँ पाया जाता है, दूध में बहुत मात्रा में पाया जाता है, दूध और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। और कैल्शियम का परमाणु भार जो होता है 40 होता है, याद रखना है। उसके बाद जो होता है आयोडीन के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन जो होता है वह क्या करता है कि मतलब इसके कमी से हम लोग पीछे पड़े हैं, घेंघा रोग होता है। और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको संचालित करने के लिए आयोडीन का प्रयोग होता है, मतलब शरीर में। अब देखिए कि एक सवाल है कि इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, दिख नहीं रहा होगा। अगर आप लोगों को ये सवाल दिख रहा है तो आप लोग टाइप कर दीजिएगा कि मतलब हाँ दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो भी बताइएगा कि सवाल नहीं दिख रहा है। और कुछ अगर हम थोड़ी मोड़ी अगर कमी है तो सवाल में कमेंट मतलब वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है और क्या सही से आप लोगों को बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। देखिए जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो यह गैस होती है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। याद रखिएगा कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ, अम्ल का मतलब होता है एसिड के साथ अगर कोई भी धातु अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा कि यह हाइड्रोजन गैस उत्पादित करेगी। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं मैग्नीशियम प्लस 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करके बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और मैग्नीशियम यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई और यह क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो गई। अब देखते हैं ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 21% के लगभग पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस को हम लोग जीवनदाता गैस भी बोलते हैं। और उसके बाद है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% के लगभग पाया जाता है। और यह प्रोटीन के निर्माण में मुख्य घटक, मतलब जो है प्राइमरी घटक के रूप में प्रयोग होता है। और अमोनिया गैस के उत्पादन में यह जो है यूज होता है, नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि NO2
के धुएं का रंग कैसा होता है, तो NO2 के धुएं का रंग अगर पूछ दे तो यह होता है भूरा रंग का। और यह जो गैस होती है NO2 बहुत जहरीली गैस होती है, याद रखिएगा जहरीली गैस होती है, याद रखिएगा कि यह जहरीली गैस होती है। इसके बारे में और कुछ है नहीं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित नियम के अनुसार, मतलब निम्नलिखित किस नियम के अनुसार, आगे देखते हैं ये सवाल है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन और दाब गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ताप को स्थिर रखते हैं, ताप को हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तब क्या है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हम लोग दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा, दाब को घटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो यह नियम होता है बायल का नियम। बायल के नियम के अनुसार जब हम लोग ताप को स्थिर रखते हैं तो क्या होता है कि दाब और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं कि गैलुसाक का नियम दिया है। गैलुसाक के नियम के अनुसार हम लोग जब आयतन को स्थिर रखते हैं, आयतन को स्थिर रखेंगे, तब दाब जो होता है परम ताप के यानी ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा कि चार्ल्स का नियम है अगला नियम। इसमें क्या होता है, चार्ल्स के नियम में हम लोग दाब को स्थिर रखते हैं, तब आयतन क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है ताप के, याद रखिएगा। और एक ग्राहम का नियम होता है। ग्राहम का नियम ये कहता है कि जो हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें जो होती हैं वह जल्दी से विसरित करती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। याद रखना है इन सब चीज़ों को। देखिए इसकी एक ट्रिक हम लोग बनाते हैं। यहाँ से B से बायल लिख लेते हैं, बायल, G से गैलुसाक और C से मतलब चार्ल्स, यहाँ पे चार्ल्स। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, इसको यहाँ से इसको एक सेकेंड, इसमें एक पेज वो करना है यार, इंसर्ट। यहाँ पे पेज इंसर्ट करेंगे तो कहाँ से होता है ये, तो पेज इंसर्ट करने का, चलो छोड़ो जाने दो, इसको हम लोग मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। पेज इंसर्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ से एक सेकेंड इसको मिटाते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समय टाइम नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। बी सी और जी इस तरह से लिखेंगे और आयतन को हम लोग भी से प्रदर्शित करेंगे, ताप को T से प्रदर्शित करेंगे और दाब को P से प्रदर्शित करेंगे। जैसे ताप दाब आयतन होता है वो देखेंगे। तो BCG इस तरह से होता है, BCG VPT। तो जब हम लोग बायल का नियम, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे ये सब मिटा देते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, रुकिए, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बताते हैं। देखिए यहाँ पे BCG लिखेंगे, BCG है तो बायल के नियम में क्या होता है कि हम लोग बायल के नियम में ताप को हम लोग स्थिर रखते हैं, तो कनेक्शन इसके बीच में होता है, आयतन और दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती। इसके सामने देखिए ताप,
यानी ताप को हम लोग स्थिर रखेंगे। देखिए सी के सामने है पी, तो चार्ल्स के नियम में हम लोग प्रेशर को हम लोग स्थिर रखते हैं और ये दोनों समानुपाती होता है। ताप देखिए हमेशा टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है समानुपाती का मतलब संबंध दिखाता है, और जहाँ पर ताप नहीं होगा वहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती ले लेंगे। अब देखिए जब हम लोग चार्ल्स के सीधे में लेंगे इस तरह से, इसको भी थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बनाते हैं। यहाँ पे बी सी जी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे जी था, और यहाँ पे पी था, और यहाँ पे भी था, और यहाँ पे टी था। तो जब हम लोग ताप को स्थिर रखेंगे, देखिए यहाँ पे ताप को स्थिर रखे तो संबंध पी और भी के बीच में बना। अब देखिए कि जब हम लोग भी को स्थिर रखेंगे, भी पी टी होता है, यहाँ पे क्या रखेंगे, चार्ल्स में पी को स्थिर, यहाँ पे इधर पी होता है, यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर पी बनाए और इधर भी बनाए, तो जब हम चार्ल्स में अगर हम लोग प्रेशर को, चार्ल्स में हम लोग दाब को स्थिर रखेंगे तो आयतन और ताप में चार्ल्स वाला नियम दिखाएगा। चार्ल्स वाला नियम किस में दिखाएगा, आयतन और ताप में, मतलब वो बताएगा, संबंध बताएगा, इसमें और इसमें बताने लगेगा। और जब हम लोग इसमें बायल वाले में देखेंगे तो ताप को हम लोग स्थिर रखेंगे और इन दोनों में भी और पी में संबंध दिखाएगा। तो इसको आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित माध्यमों में, तो इसको देखिए, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है इन सब नियमों को समझने के लिए। इसमें बस याद रखना है सी से बी, जैसे इस चीज़ को हम लोग अगर याद रख लेते हैं तो बी सी जी और बी पी टी, बी सी जी बी पी टी, देखिए इस तरह से, तो जिसके सामने जो रहेगा वह स्थिर हो जाएगा, बस याद रखना है। आगे देखिए कि निम्नलिखित माध्यमों में ठोस, द्रव, गैसों को उनके माध्यम से ध्वनि के चाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब क्या करना है कि अवरोही क्रम मतलब ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होगी ये देखना है, फिर उसके बाद उससे कम किसमें होगी, फिर उससे बाद उससे कम किसमें होगी, ये सब देखना है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो मान लीजिए कि इतना बड़ा लाइन ठोस का बना, सॉलिड का बना, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी लाइन अगर हम लोग लिक्विड की बनाते हैं तो इतनी बड़ी लाइन हम लोग बनाएंगे गैस की। इस तरह से अगर आप लोग लाइन बनाकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या जिसे सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है वह है, तो वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 8 होती है। याद रखिएगा कि वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और उसी को हम लोग अधिकतम मतलब बाहरी कक्षा में रख सकते हैं। जैसे एक सेकेंड, चलिए यहाँ से देखते हैं कि अब अगला सवाल है, ये तो अधिकतम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आगे वाला सवाल है कि यदि क्रिप्टन के परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 36 किस में, 36 सब में होगा, 18 20 हो जाएगा, 18 2 20 प्लस 16 बराबर 36, इसमें भी हो जाएगा। अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए जब हम लोग इस तरह से पढ़ रहे थे के एल एम और एन वाला जो मतलब परमाणुओं की जो कक्षाएं होती हैं उसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे 2 8 18 और 32 इस तरह से था, 2 8 18 32 था। तो हम लोग इसी तरह से भरते जाएंगे। तो पहले कक्षा में भरेंगे 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 18, और जो बच जाएगा अंतिम में भर देंगे। तो 2 8 18 भर दिए, तो यहाँ से 10 और 18 28, और उसके बाद 8 भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो यह हो जाएगा 36, यानी यह दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्रिप्टॉन का यूज जो होता है, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक देखिए के आर से होता है, याद रखना है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक के आर से होता है, और इसका
प्रयोग कहाँ पे होता है? तो बिजली बल्ब में। बिजली बल्ब जो होता है, बिजली का बल्ब जो होता है, बिजली के बल्ब में इसका यूज होता है। और यह एक चीज़ में और यूज होता है, फोटोग्राफी में। किस चीज़ में? फोटोग्राफी में यूज होता है। फोटोग्राफी में इसका बहुत यूज होता है। आगे देखिएगा कि अगला सवाल है कि न्यूलैंड, न्यूलैंड से एक सवाल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि न्यूलैंड, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। वर्गीकरण में, मतलब अष्टक नियम के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो अंतिम नंबर पर था? यह पूछने का मतलब यह है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो तत्वों की जो सारणी थी, इस तरह से मान लीजिए कि कोई भी सारणी हो, अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो उसमें जो नंबर, जो सारणी का जो मतलब कौन सा तत्व जो था, इस तरह से अगर हम लोग सीरियल नंबर से इस तरह से बैठाते जाते हैं तो जो अंतिम नंबर, अंतिम तत्व आएगा यहाँ पे आएगा, तो इस वाले तत्व का नाम क्या था? तो जो अंतिम तत्व था वह था थोरियम। याद रखना है दोस्तों, थोरियम जो था अंतिम तत्व था। याद रखना है कि थोरियम अंतिम तत्व था। थोरियम के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि हल्के तत्व जो है, हल्के तत्वों तक ही सीमित था। देखिए हल्के तत्वों का सीमित इसके बारे में बता रहा है कि जैसे कि जो अष्टक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, यह हल्के ही तत्वों तक सीमित था, हल्के तत्वों तक सीमित था। और जो यह तत्व अष्टक नियम था द्रव्यमान पर आधारित था। याद रखना है, द्रव्यमान पर आधारित था। और यह इस नियम के अनुसार पहला तत्व और आठवां तत्व का जो परमाणु का गुणधर्म था, पर जो तत्व थे उनके गुणधर्म जो थे आपस में मैच करते थे। अब देखिए लोहा, लोहा के बारे में देख लेते हैं। लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस का आप लोग नाम सुने होंगे। ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जो फर्नेस में जो इसका उत्पादन किया जाता है। और लोहे में मुख्यतः प्रकार होते हैं ढलवा लोहा और एक होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध माना जाता है। 99%, 98-9% जो है शुद्ध माना जाता है। और पिटवा लोहे से ही जो बनता है स्टील बनता है। लोहे से क्या बनता है? स्टील बनाया जाता है। और स्टील में क्या होता है कि लोहा, लोहा प्लस कार्बन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज प्लस क्रोमियम यूज होता है। मैग्नीज का यूज किस चीज़ के लिए होता है? तो कठोरता को बनाए रखने के लिए होता है। मैग्नीज स्टील की कठोरता को बनाए रखता है। और क्रोमियम क्या करता है कि जंगरोधी बनाता है। क्या करता है? जंगरोधी बनाता है। क्रोमियम स्टील को जंगरोधी बनाता है। अगला सवाल है कि NH4 कोष्टक बंद H2SO4 में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? NH4 में कितने परमाणु उपस्थित हैं? मतलब इनको गिन लेना है, कुछ करना नहीं है। ऐसे सवाल अगर आएंगे तो बस गिन लेना है। 1 और 4, एक कोष्टक में कितने हो गए? ऐसे गिनेंगे। N1 प्लस आई जो है H4, तो इसको गिन लेंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे, फिर यस प्लस लगाएंगे प्लस और O के बाद 4 लिख देंगे। अब इसको काउंट करेंगे तो 4 1 5, 5 दूना के 10 प्लस 1 प्लस 4, इसको करेंगे तो यह उत्तर हो जाएगा 15। यानी 15 वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऐसे सवाल आएंगे तो बस इनके परमाणुओं का मतलब कितने परमाणु हैं पूछेगा तो इसको गिन लेना है, बस आगे देखना है। आगे देखिए आप लोग कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्मों को उनके किस आधार पर रखा गया था? मतलब कैसे रखा गया था? तत्वों के गुणधर्म मतलब किस गुणधर्म के आधार पर उनको रखा गया था? देखिए इस वाले में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे रेडियम के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो रेडियम के बारे में इस वाले सवाल को तो अभी करेंगे, लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। रेडियम जो होता है यह दुर्लभ धातु होती है और क्या होती है? कैंसर के इलाज में यूज होती है। क्या होती है?
कैंसर के इलाज में मतलब यूज होती है। और यह चमकती है, क्या है, चमक पैदा करती है। और यह गाड़ी में देखिए रेडियम गाड़ी में नहीं लगाया जाता है, लेकिन देखिए लोग कहते हैं कि रेडियम वाली पट्टी लगा दो, रेडियम वाली जो पट्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक। क्या बोलते हैं? परावर्तक। रेडियम वाली जो पीछे देखेंगे गाड़ी के पीछे में इस तरह से पट्टी लगा दी जाती है, इस तरह से उस पर लाइनिंग बनी होती है। जब इस पर से लाइटें पड़ती है पीछे से किसी भी वाहन की तो वो चमकता है, इससे जिससे पता चल जाता है कि कोई गाड़ी आगे है, या आगे ही लगा दिया जाता है। तो बस और ट्रकों में जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, दुचक्का पहिया सब चीज़ में लगाया जाता है। आगे देखिएगा कि रोडियम क्या होता है। यहाँ पे रोडियम जो दिया है, रोडियम क्या है? रोडियम भी एक दुर्लभ धातु होती है और यह प्लेटिनम समूह की जो धातु है और यह चांदी के जैसे चमकती है। कैसे चमकती है? चांदी के जैसे चमकती है। और यह कहाँ पर यूज होती है? चांदी की जैसे जब चमकेगी तो गहना बनाने, जो गहना वगैरह बनाया जाता है, और ख़ास लेज़र में इस रोडियम का हम लोग लेज़र बनाने में यूज करते हैं। कौन सी चीज़ में? लेज़र बनाने में यूज होता है। याद रखना है इस चीज़ को। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हम लोग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्मों को उनके आवर्ती फलन माना जाता है। तत्वों को मतलब किस आधार पर रखा गया था? तो बताइएगा कि तत्वों को किस आधार पर रखा गया था। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर इस मेंडलीव ने रखा था। और मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली भी छोड़ दिए थे। जैसे ये मान लीजिए कि आवर्त सारणी है, तो यहाँ पे कुछ तत्व लिखे, यहाँ पे कुछ तत्व बनाए और यहाँ पे खाली छोड़ दिए, फिर इस तरह से बनाए, यहाँ पे इस तरह से खाली छोड़ दिए, इस तरह से। यहाँ पे देखिए 2-3 स्थान खाली छोड़ देते, उन्होंने खाली स्थान भी छोड़ा था। मेंडलीव जो थे एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। और रूसी वैज्ञानिक थे जिनका जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1834 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ यह जो प्रश्नों की तिरंगा सीरीज है वह समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।